नमस्कार बच्चों। आज हम सीबीएसई की पुस्तक हिंदी पुस्तक संचयन का पाठ टोपी शुक्ला के साथ प्रस्तुत हैं। टोपी शुक्ला संचयन में जो पाठ लिखा गया है उसके लेखक हैं राही मासूम रजा। तो पाठ में जिक्र होता है एक ऐसे बच्चे का, टोपी शुक्ला बच्चे का नाम है, जिसका एक साथी भी है। कहानी मूल रूप में है क्या, उसको संक्षेप में जानेंगे। बहुत लंबा पाठ है, लेकिन सार स्वरूप यदि हम आपको बताएं तो उतना पढ़कर उसका विस्तार आप स्वयं जब पढ़ेंगे तो समझने में उनके बीच की जो मानसिकता थी, समझ थी, एक दूसरे के प्रति भावनाएं थी, आप और आसानी से पाठ को पढ़ते हुए, कहानी को विस्तार से देखते हुए समझ पाएंगे। टोपी शुक्ला पाठ को प्रसिद्ध कथाकार राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। राही मासूम रजा का नाम आपने सुना ही होगा, जिनका संबंध बॉलीवुड के कथाओं से, फिल्मों से भी रहा है, उसके लिए भी लिखते रहे हैं ये। इनके पिता, टोपी शुक्ला के पिता एक जाने माने डॉक्टर थे अपने इलाके के। उनका एक भरा पूरा परिवार था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बचपन में जब टोपी शुक्ला जी चौथी दर्जे में तो चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनकी मुलाकात इफ़न नामक व्यक्ति से हुई, जो उसी का हम उम्र था, यानी वो भी चौथी में साथ साथ था। टोपी की ये बचपन की पहली दोस्ती थी, और जो हमारी पहली दोस्ती जिंदगी की होती है उसे हम कभी भुला नहीं पाते हैं। और कभी कभी वही पुरानी बचपन की दोस्ती बड़े होने तक निभाई जा रही होती है, और जितनी घनिष्ठता उसमें होती है, अपनापन होता है, वो बाद के मतलबी रिश्तों से कहीं बढ़कर होता है। तो टोपी की भी इफ़न के साथ पहली पहली ये दोस्ती थी, जिसे वो जीवन भर भुला नहीं पाया था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती का मतलब है जहां हम दुख सुख हर तरह की बातों को बांटते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। टोपी अक्सर इफ़न के घर जाया करता था। स्कूल से निकलकर उसके साथ उसके घर तक पहुंच जाता था, क्योंकि वहां जो इफ़न की दादी थी उससे टोपी को विशेष लगाव था। और लगाव के पीछे कारण भी था कि जो इफ़न की दादी कहानी सुनाया करती थी, उसे बहुत प्यार से समझाती थी, अपने पास बैठाती थी। जो कुछ भी बोलती थी उसकी बोली में ऐसी मिठास लगती थी टोपी को, मानो उसकी माँ की भावना और आवाज उसमें हो। टोपी की माँ भी पूर्वी हिंदी बोलती थी और इफ़न की दादी भी। तो भाषा की समानता होती थी, प्रेम माँ का सा मिलता था, कहानियां दिलचस्प सुनाती थीं, प्यार भरपूर उड़ेलती थीं। इसलिए इफ़न के परिवार में जाना, विशेषकर दादी के पास बैठना, टोपी को बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो इफ़न के परिवार में उसकी दादी के अतिरिक्त उसके अब्बू भी थे, अम्मी थी। अब्बू यानी पिता, अम्मी यानी उसकी माँ इफ़न की। बड़ी और छोटी बहनें भी थीं, और उसके दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, और इफ़न के अब्बू यानी इफ़न के पिता कलेक्टर थे। तो सारे परिवार में इफ़न को अपनी दादी ही अच्छी लगती थी, और इफ़न के साथ साथ इफ़न के घनिष्ठ गहरे दोस्त टोपी को भी दादी के साथ जो आनंद मिलता था वो और किसी के पास नहीं मिलता था। तो जब भी उसे मौका अवसर मिलता था, इफ़न के साथ उसके घर जाता और उसकी दादी के पास बैठकर देर तक बातें करके आनंदित होता था। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी, और जब उनका विवाह हुआ तो अनेक असुविधाओं का उन्हें सामना करना पड़ा था, क्योंकि
इरफान की दादी थी तो एक जमींदार की बेटी, और जमींदार की बेटी होने के नाते उन्होंने वहां खूब खाया पिया, जैसा चाहती थी वैसा रहती थी। लेकिन विवाह के बाद जब वो लखनऊ आ गई तो वो सब बचपन के जो शौक थे, खाने पीने के, खेलने कूदने के, नाचने गाने के, वो कुछ भी वो पूरे नहीं कर पाती थी, क्योंकि मौलवी से विवाह होने के बाद उन्हें भी मौलवीन की तरह अनुशासन में रहना पड़ता था। और कभी गाने बजाने का भी इच्छा होती तो मौलवी जी के घर में इन सब बातों की इजाजत नहीं थी, मनाही थी। तो अपना मन महसूस कर वो रह जाती थी। और पूर्वी बोली में बोलने के कारण, जैसा कहा कि टोपी की अम्मा माता जी भी पूर्वी हिंदी बोली बोलती थी, तो उन्हें ये समानता बहुत भाती थी। तो इरफान और टोपी दोनों को इरफान की दादी की बोली, टोपी की माँ की बोली बहुत अपनी सी लगती थी, अच्छी लगती थी, बहुत प्यार उमड़ता सा लगता था इस बोली में। तो टोपी के घर में एक दिन एक शब्द बोलने पर ही किस्सा ये होता है कि टोपी के घर में जरा अंग्रेजों की तरह टेबल लगाई जाती है, डाइनिंग टेबल, उस पर सब साथ मिलकर खाना खाते थे। और खाना खाते हुए एक दिन पसंदीदा बैंगन का भरता जब बना और टोपी को पसंद आया, तो उसने कहा, जरा अम्मी जरा बैंगन का भरता देना। जैसे ही सबने सुना अम्मी, तो मानो सबके कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ये शब्द कहां से आया। ठेठ हिंदू परिवार में ऐसा अम्मी शब्द भूचाल ला देने वाला था, क्योंकि टोपी की दादी बेहद अनुशासन प्रिय थी, और ऐसी कि जैसा वो चाहती थी नियम और अनुशासन घर में चलाना और लाना, उसके विरुद्ध यदि कुछ होता था तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। ये शब्द तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया अम्मी। तुरंत उन्हें लगा कि इसकी दोस्ती जरूर किसी मुसलमान साथी से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खाना वहीं छोड़ दिया दादी ने। जब दादी का ऐसा मूड देखा तो अम्मा ने पलटकर टोपी को मारना शुरू कर दिया। और जब टोपी की पिटाई शुरू हुई तो उनके भाइयों को भी मौका मिला कि अब हम भी इसकी कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ते हैं जिससे इसकी और धुनाई हो, और बोल देते हैं कि देखो इसने तो कभी कबाब भी खाया था बाजार में, जबकि खाया होता है टोपी के बड़े भाई ने। लेकिन जानबूझ पे आग में घी डालने का काम बड़ा भाई करता है। टोपी उस समय कुछ नहीं कह पाता, एक तो उम्र में छोटा है, दूसरा भाई ने पहले ही मना किया था कि ऐसी मेरी शिकायत, मैंने ये खा रहा हूं बाहर, घर जाकर मत बोलना। तो बड़ा होने का लिहाज किया भाई का और चुप रह जाता है। तो बात की जा रही थी टोपी शुक्ला के परिवार की। नारायण शुक्ला, बलभद्र नारायण शुक्ला जी, टोपी शुक्ला का वैसे पूरा नाम था, लेकिन संक्षेप में उसे टोपी शुक्ला कहा गया। टोपी शुक्ला के परिवार में उसकी दादी हैं, माता पिता हैं, 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। पिता का व्यवसाय अच्छा खासा है और व्यापारी हैं वे। हिंदू परिवार हैं। टोपी ने इरफान के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द जैसे ही बोला तो मानो तूफान आ गया था। जब उसे बहुत डांटा फटकारा गया तो उसकी दादी सुभद्रा देवी नाम की कड़क मिजाज की महिला थी। उन्हें वो बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो टोपी बोलता है, जिस तरीके से बोलना और कहना उसे पसंद है पूर्वी हिंदी, वो भाषा दादी सुभद्रा देवी को, टोपी की दादी सुभद्रा देवी को कतई पसंद नहीं आती। और बड़े भाई भी ऐसे समय में उनकी शिकायत करके उनकी और पिटाई में मदद करते हैं कि और पिट जाएंगे तो कितना अच्छा हो। तो आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि जब आपके यहाँ कोई, यदि आप बड़े हैं तो कैसे छोटों को काबू में लाने के लिए कैसे कैसे आप हरकतें करते होंगे। इसी तरह जो छोटे हैं वो इसका अनुभव करते होंगे कि बड़े लोग रौब जमाने के लिए कभी कभी अकारण भी
उनकी पिटाई कर देते हैं, जबकि इतना बड़ा कसूर उनका नहीं होता। टोपी अपने सारे दुख इफ़न के साथ बांटा करता था। दोनों दोस्त अक्सर अपना सुख दुख साझा कर लिया करते थे, यानी एक दूसरे को सुनाते थे। टोपी को अपनी दादी से बिल्कुल लगाव नहीं था। वह इफ़न की दादी को ही चाहता था और इफ़न की दादी का इतना चाहता था कि यहाँ तक अपने दोस्त इफ़न से बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम दादी बदल लें, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए। तो इफ़न बहुत मासूमियत से उसे कहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो दादी तो मेरी हैं, लेकिन माँ तो मेरे पिताजी की हैं, वो कैसे उन्हें छोड़ेंगे। और अभी ये बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक स्कूल का कर्मचारी एक आकर ये खबर देता है कि इफ़न की दादी चली गई। और ये सुनकर उन्हें बेहद दुख होता है, इतना दुख कि जो पहले ये चर्चा कर रहे थे कि इफ़न बोलता है कि जो बूढ़े हो लोग होते हैं वो चले जाते हैं, तुम्हारी दादी भी बूढ़ी हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। इस तरह की बातें सब चल रही होती हैं। अचानक दादी की मरने की खबर आती है। दोनों बहुत परेशान होते हैं। टोपी को समझ नहीं आता कि कैसे तसल्ली और सांत्वना दे अपने दोस्त इफ़न को। बस इतना ही बोल पाता है कि तुम्हारी दादी की जगह यदि मेरी दादी मर गई होती तो, और शांत हो जाता है। इफ़न भी इस बात का क्या जवाब देता, कुछ नहीं बोल पाता। दोनों बस रोते रहते हैं खूब देर तक। शाम को इफ़न के घर टोपी जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि दादी नहीं, तो किससे बात करूं, क्या करूं। उसे पूरे घर में बहुत सूनापन लगता है। और कुछ ही दिन में इफ़न के पिता का ट्रांसफर तबादला हो जाता है दूसरी जगह। जब दूसरी जगह इफ़न का तबादला हो जाता है तो टोपी एकदम अकेला पड़ जाता है, और इतना अकेला कि उसे समझ नहीं आता अब वो किससे बात करे, किसके पास जाए, किसके साथ खेले। इफ़न के बदले जब दूसरे कलेक्टर आते हैं, इफ़न के पिता के बदले दूसरे कलेक्टर को वहां घर मिलता है, और वहां जब पहुंचता है वहां भी छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो जरा इस तरह की मानसिकता वाले होते हैं कि एटीट्यूड वाली बात उनमें होती है कि हम कलेक्टर के बच्चे हैं, और कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी में आपस में बात करते हैं, और इसको देखकर बिल्कुल ध्यान नहीं देते टोपी की ओर। और जब उन्हें लगता है कि हमें इससे क्यों बात करनी है, ये तो निचले तबके का है, कैसा होगा, क्या है, क्यों हम इससे बात करें, क्यों इससे बात करके और खेल के अपना समय और जगह पर बात करें, तो टोपी को बहुत बुरा लगता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद पलट के इफ़न के घर की ओर, जो दूसरे कलेक्टर और उनके बच्चे जहां रह रहे थे, पलटकर उसने फिर कभी नहीं देखा। घर में टोपी के एक बूढ़ी नौकरानी होती हैं। केवल वही है जो टोपी का दर्द समझ पाती हैं, सुन पाती हैं, उनकी बात में हाँ में हाँ या उसको समझाती हैं समय समय पर। अक्सर टोपी को समझाती रहती हैं, प्यार भी करती हैं उसे, और बड़ों की बातों को बीच में मत काटो, उनकी बात सुन लो चुपचाप, छोटे हो तुम, ऐसा बोल बोल कर उसे समय समय पर समझाती रहती हैं। टोपी किसी तरह 9th तक पहुंचता है। 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि नहीं थी उसमें, लेकिन इसके पीछे भी फेल होने के पीछे कारण था। एक बार ये होता है कि घर में कभी भी छोटा बड़ा काम होता है तो टोपी को बाहर भेजा जाता था। जब भी पढ़ने बैठता था उसे बाहर सामान आदि लाने को भी बोल दिया जाता था। अगले साल ये हुआ कि उसको इतना बुखार हुआ कि टाइफाइड हो गया, तो पेपर नहीं दे पाया। तीसरे वर्ष जब 9th में को तिहरा रहा था, तीसरी बार देना चाह रहा था, तो पिताजी उसके नेतागिरी में उतर आए, और जब वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन भरा तो एक के बाद एक लोग उनके घर में तांता बंधा रहता था।
और लोगों के आते जाते रहने के कारण वो पूरा मन पढ़ाई में लगा नहीं पा रहा था। किसी तरह से वो तीसरे साल 3rd डिवीजन में पास होता है तो घर में सब लोग मजाक उड़ाते हैं। देखा 2 साल फेल होने के बाद पास हुआ, वो भी 3rd डिवीजन में। 3rd डिवीजन का मतलब होता है बच्चों 40% से कम अंक लेना, तो बस लगभग पास ही होना सोचिए। तो ये नहीं देखते कि ऐसी क्या वजह थी कि उसके इतने कम अंक आए, कैसी परिस्थितियां थी घर की कि वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन केवल उसका मजाक उड़ाया जाता है, जो उसे बहुत स्वाभाविक है बुरा लगा होगा। और जब वो पहले दूसरे साल उसी क्लास में होता है तो कैसे अध्यापक उसके दर्द को और बढ़ाते थे। वो जवाब देना चाहता था, किसी प्रश्न का उत्तर बताना चाहता था तो कहते थे अरे तुम तो अगले साल दे देना उत्तर, जो मौजूदा क्लास के बच्चे हैं उन्हें बोलने दो। और इस तरह उसने ठान लिया था कि अब किसी भी तरह मैं इस क्लास को पार करके रहूंगा, चाहे मुझे बुखार हो, चाहे मुझे पढ़ने न दिया जाए, लेकिन मैं इस क्लास से ऊपर उठूंगा। और अंत में आते आते उसने 3rd डिवीजन में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो प्रश्न इस पर आधारित अगर हम देखें तो इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे है अगर पूछा जाता है तो हम यही बताएंगे कि कथानायक टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के ही साथ हुई थी। टोपी शुक्ला और इफ़न विपरीत धर्मों के होते हुए भी अटूट और अभिन्न मित्र थे। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की कहानी अधूरी लगेगी, उसे नहीं समझा जा सकता। अपने बेटे के बेटे पर इफ़न की छठी पर नाच गाकर पूरा किया। अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? एक तूफान सा मानो घर में आ गया था, सबके होश उड़ गए थे। ऐसे लगने लगा था जैसे उनकी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी हैं, उनका धर्म संकट में पड़ गया है। सबकी आंखें टोपी पर जम गई थीं। अपनी संस्कृति के विपरीत ये शब्द उन्हें अटपटा लग रहा था। इफ़न के घर से यदि सीखा है तो वो चाहते थे कि दोबारा उसके घर कभी न जाए, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी और जमकर उसकी पिटाई होती रही। 5वें प्रश्न में पूछा गया है 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में बड़ा महत्व किस तरह रखता है? तो यही बताएंगे कि ये वो समय था 10 अक्टूबर सन 1945 जिसने टोपी की जिंदगी में काया पलट ला दी थी। इसी दिन उसके प्रिय मित्र इफ़न के पिता का तबादला हुआ था और सपरिवार वो इनके घर के पास से मुरादाबाद चले गए थे। इसके बाद टोपी एकदम अकेला हो गया था और इतना अकेला कि उसने कसम खाई कि अब से वो ऐसे किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी ट्रांसफरेबल या तबादले वाली हो। अगला प्रश्न आता है टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही थी? इसीलिए क्योंकि टोपी की दादी लगातार उसे डांटती थी, फटकारती थी, कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। हमेशा कट्टर हिंदू की तरह परंपराओं वाली और उसी पर चलने की बात करती थी। इफ़न के घर जाने से रोकती थी। और दूसरी ओर इफ़न की दादी बड़े ही नरम स्वभाव की थी, कभी भी क्रोध नहीं करती थी। उनका स्नेह और प्रेम इतना उमड़ता था इफ़न और टोपी पर कि उसे लगता था क्यों ना मैं इफ़न की दादी को अपने घर ले आऊं और अपनी दादी को उसके घर भेज दूं। उसकी बोली भी अपनी माँ की बोली की तरह इफ़न की दादी की बोली लगती थी तो पसंद करता था। पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? वही जैसा बताया पहले कि इसके अब्बू, अम्मी, बाजी, बहन, छोटी बड़ी सब थे, लेकिन अब्बू कभी कभी डांट दिया करते थे, बहनें भी डांट दिया करती थीं। छोटी बहन उसके पन्ने रजिस्टर के फाड़ दिया करती थी। केवल दादी थी जो कभी भी इफ़न का दिल नहीं दुखाती थी, प्यार से उसे उसकी मनपसंद कहानियां सुनाया करती थीं।
और हर दम बेशर्त उससे प्यार करती थी। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोबी को इरफान का घर खाली खाली इसलिए ही लगा क्योंकि जो उसे बहुत प्यार करती थी, सुनाती थी कहानियां, इतना अपनापन दे रही थी, जब वही नहीं तो किसके लिए वो वहां जाता। अक्सर जिनके पास जाकर बैठकर उसे सुकून मिलता था, उनकी अनुपस्थिति में उसे वो घर मानो खाने को दौड़ रहा था, बहुत खाली लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। आगे प्रश्न 9 आता है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। कैसे इस पर आप अपने मत देंगे, बताएंगे? तो यही बताओगे कि टोपी कट्टर हिंदू परिवार से संबंध रखता था और इरफान की दादी मुसलमान होते हुए भी टोपी और इरफान की दादी में अटूट मानवीय था। तो कस्टोडियन होता है ऐसी विभाग है, ऐसी सरकारी विभाग है जब किसी संपत्ति पर या घर पर कोई अपना हक नहीं बता पाता है तो वो संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है, वही उसको संरक्षित रखता है। उसके संरक्षण में उसको किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस घर को, उस जगह को। 10वें में हम देखते हैं, 10वें प्रश्न में टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। तो इसका क्या कारण है कि ज़हीन यानी बुद्धिमान होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल होने का कारण पहला यही कि एक बार तो वो टाइफाइड के कारण बीमार था और दूसरे साल पहले साल ये होता था कि इधर उधर उसे भेजा जाता रहता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे ही पढ़ने बैठता था लोगों को कोई ना कोई ऐसा काम याद आता था जिसमें टोपी को ही बाहर घर से भेजा जाए, और ऐसा करने पर वो पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। दूसरी बार टाइफाइड हो गया और तीसरी बार यदि हुआ पास तो कम अंकों से, क्योंकि घर में लोगों का जो तांता बंधा हुआ था परीक्षा के दिनों में, वो पूरा ध्यान नहीं दे पाया। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? पहली तो बता सकते हो कि उसकी कक्षा के विद्यार्थी अगली कक्षा में चले गए थे, तो पुराने साथी छूटे हुए थे। दूसरी बात, शिक्षकों का जो व्यवहार होता था टोपी के साथ, उससे उत्तर न पूछकर औरों से पूछते थे और उस पर कटाक्ष करते थे। और तीसरी बात, खेलते हुए भी अपने सहपाठियों के साथ यदि खेलना चाहता था तो वो यही कहते थे, तुम हमारे साथ क्या खेलोगे, अपने उन साथियों के साथ खेलो जो तुम्हारी हम उम्र हैं, तुम्हारी उम्र के। तो इस तरह से उसका मन समय समय पर कचोटता रहता था, अंदर ही अंदर दर्द होता था उसे कि ये क्या हो रहा है, मुझे इस दायरे से बाहर निकलना है, बाहर आना है। टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आप क्या चाहते हैं कि कैसे बदलाव किए जाएं? तो इसमें आप बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति यदि किसी बच्चे के साथ होती है तो उसे अनेक भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा है, दूसरी बार फेल होने पर उसे अगली कक्षा में भेज ही दिया जाए, वहीं न रहने दिया जाए, नहीं तो उसको आंतरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी अगर है तो छात्र जिस विषय में पास नहीं हो रहा वो विषय ही उसके पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। विषय को चुनने की छूट बच्चों को होनी चाहिए। तीसरी बात आप बता सकते हो कि अंकों के आधार पर नहीं, ग्रेड के आधार पर अगली कक्षा में पहुंचाना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति पहचान कर उसी के अनुसार मेहनत करे। चौथी बात आप बता सकते हैं कि अध्यापकों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपमानित नहीं करें, बल्कि उनका इतना हौसला बढ़ाएं कि वो अपने पर विश्वास कर सके और अच्छे से अच्छे अंक लेकर परीक्षा में बैठे और पास हो जाए। तो हतोत्साहित नहीं बल्कि उत्साहित करना चाहिए। तो अलग अलग कारण बच्चों आप बताएंगे और पाठ को आप समझ ही रहे हैं, समझ गए होंगे, और उसके आधार पर पुनः पाठ को पढ़ें और जो आपको बताया है आसानी से आप उन मुद्दों को समझते हुए
सभी प्रश्नों के अच्छी तरह से उत्तर लिख सकेंगे, ऐसी आशा है। शुभकामनाएं।